अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल देसी ब्रुकलिन लाइफ। मैं हूं जी तलाल अहमद। ये पहली वीडियो जिसमें आप मेरी शक्ल देख रहे हैं। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं बिलाल। बिलाल इज़ अ फुल ब्राइट स्कॉलर। बिलाल लखानी है इनका पूरा नाम। पिछले 10 से 12 साल में ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए जर्नलिज्म और कॉलमिस्ट थे। अभी ये यूएस में बेस्ड हैं। इनसे आज हम जो बात करेंगे वो इनकी फुल ब्राइट जर्नी के बारे में करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आजकल इधर, अभी अमेरिका में बेस्ड हैं। तो एक बात इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो यहाँ की है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में इसका शुमार होता है, यहाँ से पढ़ा है। तो बड़ी इंस्पिरेशनल इनकी जर्नी है। लर्न करेंगे आज इनके बारे में। अच्छा जी बिलाल, वेलकम। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। फुलब्राइट से पढ़ा है आपने, तो आप पहले ये बता दें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने स्कूलिंग की। तो थोड़ी जर्नी अपनी शुरू वाली बता दें हमें। बिल्कुल, Talal, thank you so much for having me on, and I didn't realize that this is the first time you're showing your face on your own channel also, so now I feel doubly privileged. मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने बचपन से शुरू की थी स्कूलिंग अपनी एक्चुअली सिटी स्कूल में, कराची में। कराची से हूँ मैं, वहीं पैदा हुआ था। फिर मैं रियाद में मैंने वालिद साहब की मेरी उधर नौकरी लगी थी, तो मैं उधर कुछ 8 साल रियाद में गुज़ारे थे। वहाँ पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल एक होता है इंग्लिश सेक्शन, वहाँ हमने ओ लेवल्स और ए लेवल्स कंप्लीट किए। फिर मैं उधर से लम्स गया लाहौर में, उधर मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी इकोनॉमिक्स में। और अपना लम्स कंप्लीट करके मैंने एक कम्युनिकेशंस में एक नौकरी शुरू करी पाकिस्तान में। लेकिन मुझे हमेशा से जर्नलिज़्म का शौक था। अच्छा, लम्स ग्रेजुएट करने के पहले भी मुझे जर्नलिज़्म का शौक था, तो लम्स के फाइनल ईयर में मैंने बोला कि बिफोर प्रैक्टिकल लाइफ बिगिन्स, वो ज़िंदगी में एक मूनशॉट होना चाहिए कि अगर आप ड्रीम कर सकें ना बिफोर, मैंने बोला कि इसके पहले कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ और काम के प्रेशर्स आना शुरू हो जाएँ, तो मैंने बोला कि चलें फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तब फुलब्राइट का ऑलमोस्ट हेडे था, अभी हेड पीक पे नहीं आया था, लेकिन फुलब्राइट जो है वो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो कर रहा था। और हमने ये भी सुना था कि जिनके जीपीएस लो थे, उनको भी फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते थे कि यार ये कैसी स्कॉलरशिप है जिसमें जीपीए कम हो, उसको भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाद में समझ आया कि एक्चुअली फुलब्राइट एक मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, वो एक कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप है। मतलब वो आपकी ग्रेड्स के ऊपर नहीं, वो आपकी फ्यूचर पोटेंशियल एज़ अ लीडर उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो मैंने बेसिकली फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया लम्स में अपने आखिरी साल में, सीनियर ईयर में जीआरई दिया, क्या बोलते हैं टोफल दिया, पूरी एप्लीकेशन लिखी। अच्छा, ये भी मुझे एक टेंशन थी, मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टेंशन लेता हूँ, तो मुझे ये था कि रिकमेंडेशन लेटर्स लिखने होते हैं फुलब्राइट के लिए, तो मैंने बोला कि मैं लम्स में हूँ तभी लिखवा लेता हूँ, 1 साल बाद पता नहीं मुझे भूल जाएँगे मेरे सारे प्रोफ़ेसर। तो मैंने बोला कि अभी अप्लाई कर देते हैं। तो एनीवेज़ अप्लाई किया फुलब्राइट के लिए। इंटरव्यू बिलाल, की अगर आप टाइमलाइन भी बता दें किस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे थे, तो वो जस्ट बिल्कुल। पुट द स्टोरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो आई थिंक एप्लीकेशन शुरू होती हैं फ़रवरी में और मई की उनकी डेडलाइन थी तब। मैं एक हाइपर एफिशिएंट इंसान था एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मैंने आई थिंक जनवरी से अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था। मतलब मुझे ये था कि ओके ठीक है, मुझे इस तरह पर्सनल रिकमेंडेशन लिखनी है, जीआरई देना है। जीआरई आई थिंक मैंने मार्च के एंड में दिया था। फिर पूरी रिटन स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, रीच, और हम लोग आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज़ इन मोर डिटेल लेटर। लेकिन बेसिकली मैंने प्रोसेस जो है वो जल्दी शुरू कर दी थी। मई को फिर मई में मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे साथ एक और मेरी दोस्त थी, वो भी अप्लाई कर रही थी, तो उसको और दोस्त ताने दे रहे थे कि तुमने बिलाल की तरह एफिशिएंटली नहीं करा, क्योंकि लोग जो है वो आखिरी रात को अपनी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, और मैंने जो है वो इन इन एडवांस लिख ली थी। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फुलब्राइट का अगेन ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, उसके ग्रेड्स मुझसे बेहतर थे। लेकिन आप जिस तरीके से अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस तरीके से आप अपनी कहानी बताते हैं, वो एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो उसके ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड करें। बहरहाल फिर मई में मैंने अप्लाई किया। आई थिंक फिर मुझे जुलाई में कम्युनिकेशन आई कि ठीक है, आप नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं, आपका अब इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू देने में गया, इस्लामाबाद जाना था, कराची से हम इस्लामाबाद गए।
इस्लामाबाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में वो सवाल पूछते थे। अच्छा, मुझे बातों करने का बहुत शौक है, तो वो सवाल पूछते थे और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि भाई फुलब्राइट वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है, तो मैं फुल मतलब बातें करे जा रहा हूँ, जवाब दे जा रहा हूँ, एक बात से दूसरी बात निकाले जा रहा हूँ। आई फेल्ड दैट इंटरव्यू। तो अच्छा। और मेरी फुलब्राइट की स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई। एंड सो दिस इज़ राइट आफ्टर लम्स, मैंने अप्लाई किया था एंड आई गॉट रिजेक्टेड। तो ये अच्छा, कौन सा साल था? साल कौन सा दिस था इसमें? वाज़ 2008 समर, 2008 का ठीक समर, है? राइट। तो अभी-अभी मतलब मेरी नौकरी भी नई-नई शुरू हुई थी। मैंने बोला चलो ठीक है, इट वाज़ एन एस्केप शॉट, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, अब अगले साल बारी आई, मैं 1 साल से काम कर रहा था। अच्छा, आई वाज़ बाय दिस टाइम मैंने अपनी नौकरी पे भी अब सेटल हो गया था, आई वाज़ एन्जॉयिंग इट। तो मैंने बोला कि अच्छा, वापस से मून शॉट लगाना है या नहीं लगाना है? मतलब शुड आई अप्लाई अगेन? मतलब एक तो वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप फेल कर जाएँ, और मेरे बाकी दोस्त जो है वो आगे बढ़ गए थे। तो मैंने बोला चलो क्या जाता है, एक काम करता हूँ, मिनिमम वर्क के साथ मैक्सिमम इम्पैक्ट करते हैं, एग्ज़ैक्ट सेम एप्लीकेशन भेजते हैं, सिर्फ़ डेट जो है वो चेंज कर लेते हैं क्योंकि ईयर ये चेंज हो गया। तो मैंने ईयर चेंज करा, एग्ज़ैक्ट सेम एप्लीकेशन वापस से भेज दी। अच्छा, वापस से हो गया, इंटरव्यू की कॉल आ गई। तो मैंने बोला कि अच्छा, अब इस बार जो है ना स्मार्ट रहना है। फिर मैंने थोड़ी-सी फुलब्राइट की प्रोसेस समझने की कोशिश करी कि इंटरव्यू में वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। क्योंकि मैं इंटरव्यू फेल कर रहा था, एप्लीकेशन तो बार-बार आगे आ रही थी। तो फिर मुझे ये समझ आया कि देखें, अगर एप्लीकेशन उनको आपकी पसंद आई है ना, इसका मतलब कि वो आपको पसंद करते हैं। नाउ इट्स योर जॉब नॉट टू मेस इट अप। तो मैंने बोला कि मैं जितनी बकवास करूँगा उतनी उतनी पोटेंशियल फॉर फेलियर होगा। तो अगर मैं इंटरव्यू में अपने आप को महदूद रखूँ, मतलब मैं जो वो सवाल पूछें उसी का जवाब दूँ, कुछ आगे-पीछे ज़्यादा कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद मैं पास हो जाऊँ। खैर, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मैं पास हो गया और फिर बेसिकली आई गॉट द फुलब्राइट स्कॉलरशिप। तो अगस्त में बेसिकली मैंने इंटरव्यू दिया वापस से, दिस इज़ 1 ईयर लेटर नाउ, 2009 में। इंटरव्यू दिया, आई थिंक जो रिज़ल्ट जो था वो सितंबर-अक्टूबर में निकल आया कि ओके ठीक है, आपकी फुलब्राइट स्कॉलरशिप हो गई है। पहले तो समझ ही नहीं आया, मतलब कि ये क्या हो गया? मतलब इट्स लाइक वन ऑफ दोज़ मून शॉट्स कि आप अमेरिका जाएँगे, आप पढ़ेंगे, फुल स्कॉलरशिप पे जाएँगे एंड ऑब्वियसली आप अपने प्रोफ़ेशनल करियर में आते हैं, 1 डेढ़ साल बाद आप पढ़ते हैं, पहली बार आपको ज़िंदगी में समर वेकेशन नहीं मिलती, तो आप वैसे ही ज़िंदगी से बेज़ार होते हैं थोड़े से। तो आपको कोई बोले कि हम आपको पैसे देंगे और आप 1 साल जाके पढ़ेंगे, तो मतलब आप तो सोचते हैं कि भई मतलब ज़िंदगी में इससे कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नौकरी छोड़नी थी, इट वाज़ अ टफ डिसीज़न बट आई वाज़ लाइक कि ओके, मतलब फ्रैंकली मतलब आई वांट टू गो, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। फैमिली वगैरह उनसे बात करी, एक्सेप्ट किया। अच्छा, फिर डिफरेंट, अच्छा तब तब ये होता था, आई थिंक अभी भी यही केस है कि फुलब्राइट आपके लिए 4 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करता है। हाँ, ये तो एक आप मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें मेरी ये गलती भी थी, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट हियर। हुँ, मैंने ये कहा कि आप मिल-जुल के करते हैं। आप आई थिंक एप्लीकेशन में लिख देते हैं आप यहाँ अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इट्स अप टू फुलब्राइट व्हाट यूनिवर्सिटीज दे चूज फॉर यू। हुँ, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर। दे डू इट थ्रू एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूयॉर्क। वो हुँ, यूजर्स सारे बच्चों की प्रोफाइल ले इन ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं कि आपने जो है कहाँ-कहाँ इस बच्चे को यहाँ-यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इसकी डिग्री की बेस पे ये क्या करना चाहता है इसकी बेस पे, तो वो फुलब्राइट के ऊपर है। दे डिसाइड फॉर यू, दे डोंट आस्क यू मच, दे डोंट टेक योर व्हाट दे आस्क यू इनटू कंसिडरेशन फॉर दैट। एब्सोल्युटली। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा आपने बताया क्योंकि मेरे लिए बहुत नर्व रैकिंग प्रोसेस थी। क्योंकि मुझे बेसिकली मैंने सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले लिया, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, तो मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ-कहाँ अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से एक लेकिन कोलंबिया मुझे पता था कि उधर अच्छा प्रोग्राम होता है। तो अब जब मेरी यूनिवर्सिटीज़ की आई कि हम इन 4 को अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सिर्फ़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, बाकी सब जो है ना वो काफ़ी काफ़ी थकी हुई यूनिवर्सिटीज़ थी। तो मैंने बोला कि यार अब अगर कोलंबिया में नहीं होता तो फिर तो मतलब इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के मैं कोई रैंडम सी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो फिर गिल्ट भी फीलिंग होती है कि आप सिर्फ़ पार्टी करने जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। तो मैंने बोला अल्लाह मियाँ प्लीज़ कोलंबिया में मतलब हो जाए ना। तो अच्छा, अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये होता है कि एडमिशन के प्रोसेस के पार्ट होता है कि आप रिटन टेस्ट दें। तो मुझे रिटन टेस्ट की डेट आ गई, और उन्होंने बोला कि ये डेट है, ये आपका टेस्ट है। तो मैंने बोला ठीक है।
फिर अच्छा उसका एड्रेस नहीं आया था, तो एक रात पहले मैंने उनको ईमेल करी। अच्छा कोलंबिया का फॉर्मर स्टूडेंट ही वो टेस्ट लेता है, तो एक बंदी थी मारिया तिर्मिज़ी, तो उसको मैंने ईमेल किया, मैंने बोला आपने एड्रेस नहीं भेजा ना? और ये कल मेरा टेस्ट था, मतलब अगले दिन मेरा शाम को टेस्ट था और मैं 1 दिन पहले जो है वो उनसे एड्रेस माँगा, तो मैंने उनसे एड्रेस माँगा, तो एड्रेस आया इस्लामाबाद में। और मैं जो हूँ वो कराची में था। तो मैंने बोला कि यार अब मैं इस्लामाबाद कल जाऊँ या तो मैं कोलंबिया को भूल जाऊँ, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरे ऑफ़िस भी थी मतलब अगले दिन। तो मैंने बोला मैं किस तरह इस्लामाबाद पहुँचूँ? मैंने बोला कि ओके फॉरगेट दिस यू नो लाइफ़ में यू ओनली गेट शॉट्स वन्स। मैंने अपनी बॉस को फ़ोन किया, मैंने अच्छा तब तक मैंने अपनी बॉस को बता दिया कि था कि मेरी फुलब्राइट स्कॉलरशिप हो गई। मैंने अपनी बॉस को बोला कि नहीं एक्चुअली मैं तब बॉस को नहीं बताया था, इसके बाद मैंने बताया था, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें मैं आता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आई एम गोइंग टू जस्ट टेल माय बॉस कि आई एम नॉट गोना कम इनटू वर्क टुडे एंड आई एम गोना टेक द फर्स्ट फ्लाइट इन द मॉर्निंग टू इस्लामाबाद एंड गो। फिर मैं सुबह इस्लामाबाद पहुँचा, फिर मैंने शाम को जाके टेस्ट दिया। वो भी एक रिटन टेस्ट था, वो भी इंटरेस्टिंग था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप स्पेल चेक बंद करके राइटिंग कर रहे थे और अब तक हम इतने स्पेल चेक से यूज़्ड टू हो गए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी स्पेलिंग द की स्पेलिंग भी मेरी सही है या नहीं। मतलब यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस इन अ मोमेंट लाइक दैट। तो ख़ैर फिर उधर टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट दिया, कोलंबिया में एडमिशन हो गया। अच्छा समझ नहीं आ रहा था तब क्योंकि उधर सारे बीबीसी, सीएनएन इस किस्म के जर्नलिस्ट जाके उधर पढ़ते थे। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। मेरे साथ एक लड़की थी जिसने टेस्ट दिया था एंड देन शी आल्सो केम टू कोलंबिया विद मी देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन तब वो बीबीसी में काम कर रही थी। वो बीबीसी में काम कर रही थी, मैंने तो कभी इस किस्म की ऑर्गनाइज़ेशन में काम नहीं किया था, तो काफ़ी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। बहरहाल वो टेस्ट दिया, एडमिशन हो गया एंड देन बेसिकली आई टोल्ड माय कंपनी कि ठीक है मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है, मैं जा रहा हूँ कोलंबिया पढ़ने। तो मेरी बॉस ने बोला कि भई लोग तो जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ वहाँ मतलब पढ़ने के लिए लोग मास्टर्स करते हैं, तुम्हें तो पहली नौकरी मिल चुकी है, तुम ये छोड़ के क्यों मास्टर्स करने जा रहे हो? मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। फिर वीज़ा का प्रोसेस शुरू हुआ, जो नॉर्मल अमेरिकन वीज़ा का ऑल्दो फुलब्राइट हेल्प करती है, ज़्यादातर लोगों का हो जाता है, आसानी से कोई मसले नहीं होते। कभी-कभार बहुत एक्सट्रीम केस में हमने सुना है 1-2 मसले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर आप फुलब्राइटर होते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप, आपको वीज़ा मिल ही जाता है। तो फिर वो वीज़ा हुआ अब हम आ रहे हैं वीज़ा में, अब हम आ रहे हैं अराउंड May 2010. एंड ठीक है? So this is when I applied for the visa, got the visa in June. August 2010, I still remember actually. I think August 1st, 2010 में I traveled to the US to begin my Fulbright program. लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में होती है, उन्होंने पहले दिन मुझे न्यूयॉर्क में नहीं, पहले एक ओरिएंटेशन सेशन उनका होता है डेनवर, कोलोराडो में। तो वहाँ बेसिकली आपको 2-3 दिन इमर्जन होता है, अमेरिकन लाइफ, कल्चर, डायनामिक्स और उधर फुलब्राइटर्स पूरी दुनिया के आपके आए हुए होते हैं। वहाँ एक और इंडियन लड़की से मेरी दोस्ती हुई, रक्षा उसका नाम था। शी वाज़ आल्सो गोइंग टू कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल, वहाँ उससे दोस्ती हो गई। तो फिर मेरा रक्षा और सना जो तीसरी लड़की थी, जो इधर से पाकिस्तान में मेरे साथ टेस्ट दे रही थी, हम लोग का एक ग्रुप बन गया व्हेन वी इवेंचुअली केम टू कोलंबिया। लेकिन पहले डेनवर, कोलोराडो में एक सॉर्ट ऑफ इमर्जन था ऑन अमेरिकन कल्चर एंड लाइफ। फिर उधर से मैं कोलंबिया आया, न्यूयॉर्क और वहाँ से बेसिकली मेरी पढ़ाई का सफ़र शुरू हुआ। एक मैं आखिरी फन स्टोरी बता दूँ, फिर यू कैन आस्क मी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वी कैन गो डीपर इंटो सम ऑफ द फुलब्राइट की टेक्निक्स। लेकिन सबसे फ़नी चीज़ ये हुई थी, मैं न्यूयॉर्क आया और यूनिवर्सिटी शुरू होनी थी मंडे सुबह को, तो और मैं सैटरडे को आया था, तो संडे को जो है मैं सेंट्रल पार्क चले गए, क्योंकि बचपन से हमने देखा था सेंट्रल पार्क होता है। तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतना लाइक आई हैड नेवर सीन सच अ बिग पार्क एंड सो मच ग्रीनरी। तो मंडे सुबह को मैं उसमें गया अपनी क्लास में ओरिएंटेशन में, तो सबसे वो पूछ रहे थे फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट न्यूयॉर्क। तो मैंने बोला कि आई हैव नेवर सीन अ प्लेस सो ग्रीन। तो सब हँसना शुरू हो गए कि ये क्या बात कर रहा है। तो मैंने वाक़ई में कभी मैं कराची से आया हूँ, मैंने कभी इतना बड़ा पार्क ही नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मुझे तो बहुत ग्रीन लग रहा है। एंड न्यूयॉर्क इज़ द कंक्रीट जंगल ऑफ द वर्ल्ड मतलब इफ तो एनीवेज़ तो ये मतलब द डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट चीज़ों से आप सीखते हैं और वो ही आपकी एक लैबोरेटरी बनती है। अच्छा हाँ बिलाल, आई वांट टू गो बैक अ लिटिल। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बड़ी डिटेल में बताया। एसओपीज के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट थी और एक साल नहीं आपकी दूसरे साल भी वही एसओपी चल गई। तो एसओपी जो है वो ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही, उस पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। सिर्फ इस
फुल ब्राइट प्रोग्राम के लिए नहीं, आप किसी यूनिवर्सिटी में वैसे भी अप्लाई कर रहे हैं ना डायरेक्टली, तो आपकी एसओपी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये अंडर ग्रेड पीएचडी तक सबके लिए बहुत जरूरी होती है। डिफरेंट चीजें डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन आप जरा ये बता दें, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि एसओपी में आपने क्या किया था, उसमें क्या लिखा था, मतलब कैसे आपने अपनी टाइम किया था कम्युनिकेशन की फील्ड को विद जर्नलिज्म, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी लम्स के अंदर और आप कह रहे थे कम्युनिकेशन में आपकी जॉब थी पहली, तो ये सब कैसे आपने टाइम किया, क्या स्टोरी बनाई आपने? बिल्कुल, ये दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फुलब्राइट। और इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप है। कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो उस किस्म के बंदों को स्कॉलरशिप देना चाह रहा है, बंदे और बंदियों को, जो फ्यूचर में जाके पाकिस्तान में लीडरशिप पोजीशंस पे आ सकते हैं और फिर वो एक अमेरिकन व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो जिस तरह मेरे अब्बू जो हैं वो मेरा काफी मजाक उड़ाते हैं कि अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बार कमा चुके हैं वो लोग। तो बेसिकली दे वांट कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप समझ सकें। तो अब जो आप इस लेंस के थ्रू जब आप एसओपी लिखते हैं, तो आपको एक तो अपनी जिंदगी की कहानी, क्योंकि अमेरिकन लव स्टोरीज, अपनी जिंदगी की कहानी जो है आपको अच्छी तरीके से समझानी पड़ेगी। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा ताकि मैं लोगों की जिंदगियां के मसले जो है वो सॉल्व कर सकूं, लेकिन मैंने रियलाइज करा इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ किताबी बातें होती हैं। फिर मैंने लम्स के अंदर पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, मतलब स्टूडेंट काउंसिल ये वो, तो उसमें मेरी आंख खुली कि अच्छा रियल वर्ल्ड के अंदर चेंज जो है वो कैसे आता है। फिर मैंने बोला कि इधर से जो है अच्छा, और फिर मैंने बोला कि मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू करे लम्स के अंदर, तो वहां से मुझे एक एक्साइटमेंट पैदा हुई कि एक्चुअली रियल चेंज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एडवोकेसी करके, लिख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे करके। लेकिन पाकिस्तान में जर्नलिज्म जो है वो हर इंसान जर्नलिस्ट बन जाता है, तो पढ़ लिख के नहीं बनते। तो मुझे पहले पढ़ना है, अपने अंदर इन्वेस्ट करना है, सही चीजें से सीखनी है, और फिर जो है वो मैं आगे जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो मैंने कहानी उनको प्रॉपर बताई और समझाई कि क्यों मैं इतना पैशनेट हूँ जर्नलिज्म करने के लिए, और क्यों मेरे मुल्क के लिए ये इतना जरूरी है कि सही तरीके से जर्नलिज्म हो और सब के सब की वॉइसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट हों। और लिटरली मैंने easily like 20 to 30 drafts I easily remember, मतलब over a period of a month and a half मैंने करे, and over the years I've sort of helped dozens of people write their SOPs also. So even if any of your viewers need coaching, I'm happy to provide coaching. This is something that I do. Basically it takes a lot of effort, but it pays off spectacularly, because again it all hinges on the story that you're telling and how beautifully you're able to craft and tell that story. और फिर मतलब मैंने मल्टीपल लोगों से पढ़वाई, उसको इम्प्रूव करवाया, एंड देन इट बेसिकली केम इन अ पोजीशन जहां मैंने उसको सबमिट किया, एंड देन यू नो इट गॉट एक्सेप्टेड। So yeah, Bilal, great. This is great. So जिसको हेल्प चाहिए वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। I'll try to connect you to Bilal. बिलाल, एसओपीज पे तो हमने फोकस कर लिया, लेकिन आपने एक बात कही जो आई थिंक इट इज एक्यूरेट टू सम एक्सटेंट कि ये वाकई कल्चरल एक्सचेंज है, लेकिन दे डू लुक फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस आल्सो, सो योर जीपीए एंड जीआरई स्कोर्स डू मैटर टू सम एक्सटेंट, राइट? स्पेशली मोर रिसेंटली जब आई थिंक एप्लीकेशन का नंबर काफी बढ़ गया है, फुल ब्राइट के बारे में काफी लोगों को पता है, तो आई थिंक दे डू टेक इनटू अकाउंट कि आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए। मतलब इन एक्सट्रीम केसेस वेयर यू एक्सट्रीम आई थिंक शो अ लॉट ऑफ लीडरशिप, तो वो नहीं कम वेटेज दे देंगे उसको और आपकी स्टोरी को ज्यादा देंगे, लेकिन आई थिंक इट इज still important, right? Would you agree? बिल्कुल, आई थिंक एक बेस लेवल इज रियली इम्पोर्टेंट। I think you need to have a certain, मतलब आप you can't be a straight F student. You don't need to be a straight A student, but मतलब you need to have your head a little bit above the water. But you would be surprised, मतलब मतलब beyond that level, मतलब all sorts of people have gotten it and have deserved. And later I've seen, मुझे अब उनका नाम नहीं लूंगा, but literally there was this girl who used to like not fail but almost fail like every class.
and she got the Fulbright, and she was actually a year senior to me, and I was like, oh, okay, if she can do it, I can do it. But basically, you know, she had just enough. मतलब I think LUMS के अंदर 2.2 is your 2.2 से नीचे आप जाते हैं तो then you come on a list and then you get in trouble, and she was like 2.3. तो बिल्कुल edge पे थी, but then she went on to, you know, do some remarkable work with Coke Studio and, you know, in the cultural realm of things. So you know, base level is important. I think the better you are, the better. Of course, अगर आपका higher GRE score है, अगर आपका higher GPA, it doesn't hurt you. That's definitely something that's very positive. लेकिन उससे ज़्यादा अब depend करता है कि ये आपकी audience किस वक्त पे सुन रही है. अगर आप senior year student है, there's not much that you can do. But अगर आप junior हैं, अगर आप freshman हैं, तो you need to focus on your extracurricular activities. मतलब this is a really important point to make कि आप सोसाइटीज में और उन चीजों में अपने आप को ज्यादा बिजी करें सो दैट यू शो योर लीडरशिप एंड यू शो योर कल्चरल एक्सचेंज पोटेंशियल. ये चीज आपकी बहुत जरूरी है. दूसरा जो इसमें एंगल बोलूंगा, ऑल फील्ड्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल. जर्नलिज्म और उसके अंदर आप कर सकते हैं, मतलब जीपीएस एंड पर्टिकुलरली मैथ्स इज नॉट एज इम्पोर्टेंट. अभी मैं सुबह को भी एक क्लास दे रहा था, उन्होंने बोला व्हाई डू यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, मैंने बोला बिकॉज़ आई वाज नॉट गुड एट मैथ्स. तो मतलब यू नो दैट्स वन पीस. अब अगर आप कंप्यूटर साइंस में, अगर आप इंजीनियरिंग में, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कांट हैव अ बैड मैथ स्कोर ऑन जीआरई और जीमैट, राइट? सो आई थिंक इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर फील्ड, और कुछ फील्ड्स में बार जो है वो हायर है. सोशल साइंसेज में इट्स मोर अबाउट योर पोटेंशियल. वेरी वेरी नाइसली पुट बिलाल, थैंक यू. एक और आपने बात की कि इंटरव्यू के स्टेज पे अगर आप पहुंच गए हैं, अगर आप वो शॉर्ट लिस्ट में आ गए हैं, तो यू नीड टू नॉट मेस थिंग्स अप, राइट? यू कैन मेस थिंग्स अप, लेकिन इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल बी सिलेक्टेड इफ यू जस्ट यू नो फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट. तो ये एक बात मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इफ यू रीच दैट स्टेज, तो इसके बारे में अगर आप मजीद कुछ कहना चाहें तो. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं दो चीजें कहूंगा. एंड दिस मैंने इसलिए इस तरह समझ आई थी मुझे, क्योंकि एक तब एक बहुत फेमस कहानी थी कि एक बंदे ने 35 years in a row Fulbright scholarship के लिए अप्लाई करा था, and he got it the 36th time. तो मेरे लिए it happened in the second time. But what I learned from that was कि अगर आपकी application strong हो, तो they will always call you for the interview. Then it's your interview to mess up. एंड आई वाज लाइक कि अगर मेसअप नहीं करना तो मतलब आप बात कम करें. और मुझे फिर समझ, मैंने पोस्टमार्टम किया था अपने पहले इंटरव्यू का, तो मैं मतलब हर किस्म की बातें करे जा रहा था एंड इट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी. तो मैंने बोला कि ओके ठीक है, इस बार कम बोल के देखते हैं, एंड दैट रियली वर्क. सो जो ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं दें, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस किस्म की चीजें नहीं है. बट ये है कि आपको नीडलेसली कहानियां करने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट अ जॉब इंटरव्यू. It's not where you're trying to prove yourself or your skills. आप अपनी जो अब तक की जर्नी है और जो अपनी कहानी पर, अच्छा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं जब सेकंड बार इंटरव्यू देने गया तो मैंने अपने पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च स्टेटमेंट को लिटरली मेरा सिलेबस बना लिया था कि जो भी वो सवाल पूछेंगे ना, मैं इसी में से जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इनको पसंद आया है. तो मैं जो उसमें लिखा हुआ है मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा. आगे पीछे में जाके यू नो इन द मोमेंट में कुछ सोचने की कोशिश नहीं करूंगा. दैट आल्सो हेल्प बिकॉज that was demonstrably something that they liked. अच्छा, और एक और बिलाल चीज इसमें फुलब्राइट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रेजिडेंसी का पीरियड, जो आपने वापस आके अपना पूरा करना होता है. जितनी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन है उतनी देर के लिए वापस आना होता है. तो कुछ लोग may want to use this as like a vehicle to just come to the US and stay here. तो आप उसके खिलाफ या उसके बारे में कोई बात कर दें कि why is that residency period important, और कैसे it ties into the whole program? Absolutely. So I went back immediately after graduating, and even though मेरा 1 year का program था, the minimum residency period is actually 2 years. So and then if you spend more time, then you have to spend more time back. I feel like it is really, really important, not just from a moral perspective, but even from what you've learned, and to be able to make the most of it. कि आप जो इधर सीखा है, जो मैंने इधर जर्नलिज्म स्कूल में सीखा, फिर मैंने वो पाकिस्तान में जाके ज़ैबिस में आई स्टार्टेड टीचिंग जर्नलिज्म. और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है आज दे आर बिकमिंग लीडिंग एडिटर्स इन पाकिस्तान. और जो मुझे खुशी होती है to be able to see that transfer of knowledge, to be able to see actually the Fulbright scholarship working the way that it was designed to work.
कि एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एक वो था. इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट्स वेरी वेरी रिवॉर्डिंग. कुछ लोग जो है वो इस चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी तरह इधर रहने की कोशिश करते हैं, शादियां कर लेते हैं, यू नो, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. Frankly, I think that's a poor decision for themselves, and it also reflects badly on all of us as Pakistanis. And I think eventually, क्योंकि अगर आपको इधर लॉन्ग टर्म रहना है, आपको इधर वीजा लेना पड़ेगा, नौकरी करने के लिए भी आपको इधर प्रॉपर वीजा लेना पड़ेगा, फिर देन you'll have trouble and then you'll have to go back anyways. तो अगर वापस जाना ही है तो फिर you know why make your life difficult. मैंने वापस गया, I served my time, and then somehow, although it's a story for a different time, my life brought me back to the US. तो अगर आना होता है तो वापस भी आप आ जाते हैं. It's not incredibly difficult, but it's better to be honest and upfront and follow the system. Yeah, thank you, Bilal. I think we have covered almost all of the things that I wanted to hit on. तो अभी I think we are close to the ending time. आपकी definitely आगे भी engagements होंगी. तो आप क्या कर रहे हैं आजकल? What do you want people to know about you? Anything you want to say? I know you recently put up a nice documentary on your YouTube channel. Link it in the description also. जो Absolutely. story थी. तो क्या कर रहे हैं आजकल आप? लोगों को क्या बताना चाहते हैं? Absolutely. So अभी आजकल the thing that I'm most passionate about is अभी मैंने एक documentary release करी है on extraordinary Pakistanis. It's a story of this young girl. Her name is Meethi, and she used to be a house help, a maid in a house in defense in Karachi. Then she left that job to go and study because उसको पढ़ने का शौक था. और आज उसने अपनी पूरी जो स्लम कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट कर दिया है, उनके बच्चों की तकदीर जो है वो बदल दी है. और आज तक इंटरेस्टिंगली, you know, when Malala burst onto the scene, I was like, you know, I wasn't a conspiracy theorist, but I was like, yeah, such a young girl to be so well spoken, like how is this even possible? When I met Meethi and I saw her confidence, that's when I realized what young Pakistani girls are capable of. So please do check it out. I think Talal's going to leave the link in the bottom, but if you can't see it there, then check it out, youtube.com/Muhammad Bilal Lakhani. Follow me there and definitely check out the video. Thank you, Bilal. Thank you for your time again. This was really nice. I think if people go to the end of this, they'll learn almost all the important things about Fulbright. So thank you so much. And Absolutely. Thank you, Talal, and keep up the great work. Thank you.